वेलकम बैक टू स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर 1 में देखा था रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, फिर लेक्चर 2 में देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। हमने संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे विस्थापन और द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये आपका जो 2027 के लिए एक बैच है जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो, वो उसका हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाना आपको स्टार्ट किया है। तो अगर आपने पहली बार यहाँ पे विजिट किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और चलिए फिर डिस्कस करते हैं इस अभिक्रिया को। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है 1 और 2 तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा लेक्चर है इसमें हमारा पहला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे जो भी जितने भी तत्व होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, अलग होने का क्या मतलब है, कोई तत्व बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, कोई धीमी अभिक्रिया करता है। तो कहने का ये मतलब है कोई तेज़ी से अभिक्रिया जो करता है उसको हम कहेंगे क्रियाशील तत्व है वो। ठीक है, क्या है वो, क्रियाशील तत्व है। लेकिन जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है उसको हम क्या कहेंगे, वो उसको कहेंगे कम क्रियाशील तत्व है। मतलब कि बेसिकली तत्व जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है अधिक क्रियाशील तत्व और एक होता है कम क्रियाशील तत्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब जिस भी अभिक्रिया में जब भी कभी अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित मतलब हटा देता है, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई ए तत्व है और हमारे पास ये बी और सी, ये जो बी सी है हमारे पास एक यौगिक है। ठीक है, अगर ए वाला बी वाले से ज़्यादा क्रियाशील है तो ये बी वाले की जगह पे चला जाएगा, बी को विस्थापित कर देगा, बी को हटा देगा। तो बी को हटा देगा तो बी अलग हो जाएगा और ए और सी आपस में मिलके यौगिक बना लेंगे इस तरीके से। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके बुक में है, बहुत ही आसान सा है। तो इस एग्जाम्पल में हुआ क्या है, हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, बीकर, इस बीकर में क्या है कि हमारे पास नीले कलर का कॉपर सल्फेट विलयन होता है। क्या होता है, इसको CuSO4 मतलब इसको कॉपर सल्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट। तो जब इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, स्टार्टिंग में नीला कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जब कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कील डाल देते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे लोहे का जो लोहे की कील डालने से क्या होता है, ये नीले कलर से हरे कलर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, तो उसको हम इस अभिक्रिया, इस रिएक्शन से देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास आयरन है, आयरन Fe है मतलब लोहा है, आयरन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, याद रखना है आपको कि हमने भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि SO4 को क्या पढ़ते हैं, Cl को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, OH को क्या पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में किस कलर का था, नीले कलर का। क्यों, क्योंकि सल्फेट के साथ कॉपर था इसलिए वो नीला कलर में था। लेकिन देखिए, जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, तो आयरन कॉपर की जगह चला जाता है तो ये बना लेता है आयरन सल्फेट, जिसको हम कहते हैं FeSO4। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये आयरन जब इसके पास आता है तो आयरन सल्फेट बना लेता है, इसकी वजह से ये जो आयरन सल्फेट होता है ये हरे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कॉपर के साथ सल्फेट था तो कलर कुछ अलग था, नीला कलर था। बट यहाँ पे जब आयरन इसकी जगह पे आया है, आयरन सल्फेट बना है, तो हमारे पास जो नीले कलर का विलयन था उसका कलर हरा हो गया। मतलब कि जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में, इस लिक्विड में लोहे की कील डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये जो विलयन है वो हरा कलर का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, जब आयरन कॉपर की जगह पे जाएगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, ये कॉपर अलग होके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर जाता कहाँ है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है किस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो होता क्या है कि जब भी लोहे की कील को डाल देते हैं तो लोहे की कील के ऊपर जो आयरन है वो चिपक जाता है। मतलब कि लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कील है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान लेते हैं ये हमारे पास कील है। ये जो कील होता है जब इसको हम डालेंगे तो ये आयरन अभिक्रिया करके ये नीले कलर से हरा कलर इसको चेंज कर देगा, कलर बदल जाएगा। और इसके चारों तरफ जो होता है ब्राउन कलर में हमारे पास कॉपर चिपक जाता है लोहे पे। ठीक है, तो ये लिखा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की, ठीक है, ब्राउन कलर का, भूरे कलर का कॉपर की परत चढ़ जाती है
और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का जो रंग है वो हरा हो जाता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि आयरन यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण इसकी वजह से हमारे पास ये जो नीले कलर का था विलयन कॉपर सल्फेट वो हरे कलर का हो गया आयरन सल्फेट की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम जिंक और कॉपर की बात करें तो जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो अगर हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो जिंक यहाँ पे चला आएगा, कॉपर की जगह बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट बात आती है कि कौन सा तत्व किससे कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है, इसको कैसे पहचाना। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम होगा उसका। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे धातु अधातु वाले चैप्टर में। तो इस श्रेणी में देखिए जो तत्व ऊपर है वो नीचे वाले से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक में से हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले तत्व को नहीं हटा पाएगा। तो इस सीरीज को आपको याद रखना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी तत्व किस तत्व से क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, कौन दूसरे को हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो दूसरी अभिक्रिया जो हमारे पास है उसका नाम है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको देखिए नाम से पता चल रहा है द्विविस्थापन मतलब यहाँ पे दो तत्व एक दूसरे को हटाएंगे, ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ पे जब भी दो चीज़ें एक दूसरे को हटाते हैं तो वहाँ पे आयन जो होता है धन आयन ऋण आयन का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि जिस अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद जो भी तत्व यहाँ पे दो जो भी हमारे पास नया प्रोडक्ट इधर मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं, जो चीज़ें हमारे अभिक्रिया करती है उसको अभिकारक कहते हैं। ये मैंने लेक्चर 1 में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए क्योंकि वहीं से आपका पूरा बेस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डेली आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड होंगे। तो अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं साइंस और मैथमेटिक्स में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो यौगिक लिया है। पहला क्या है? Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सोडियम सल्फेट है। दूसरा हमारे पास बेरियम होता है, Cl मतलब क्लोरीन। तो ये BaCl2 हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये आपके पास है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब हम इन दोनों की विक्रिया कराते हैं तो देखिए ये जो Ba है ये SO4 के साथ चला जाता है, बन जाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये जो Na है इधर वाला ये हमारे पास इसके Cl के साथ चला जाता है, बन जाता है Na। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सोडियम NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। तो इसका नाम भी लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। हमारे पास क्या था? हमारे पास था Na2SO4, ठीक है। और क्या था हमारे पास? हमारे पास था BaCl2। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी यौगिक में जो पहला तत्व होता है वो धनायन बनाता है और जो दूसरा वाला होता है यौगिक जो भी जुड़ा होता है उसके साथ वो ऋणायन बनाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Ba होगा वो धनायन बनाएगा और जो Cl होगा वो ऋणायन बनाएगा, ठीक है। मतलब धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसी तरीके से यहाँ पे Na जो है ये धनात्मक धनायन बनाएगा और SO4 जो होता है ऋणात्मक होता है ऋणायन बनाएगा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि हमने पढ़ा है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि इसका जो धन आयन है, ठीक है, इसका धन आयन इसके ऋणायन के पास जाएगा। तो धन आयन वाला Na है, ऋणायन वाला Cl है, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा NaCl, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो ऋणायन है इसके धनायन के साथ मतलब कि ये जो SO4 है Ba के साथ क्या बन जाएगा? BaSO4, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे ऊपर समझाया है। क्या था कि दो यौगिक होंगे और दोनों में आयनों का आदान प्रदान होगा, मतलब इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसके ऋणायन इसके धनायन के साथ, इस तरीके से। तो आयनों के आदान प्रदान से जो भी हमारे पास अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने मान लिया कि AB कोई तत्व है, यौगिक है, यहाँ पे CD कोई यौगिक है। ये धनायन होगा, ऋणायन होगा, ये भी धनायन होगा, ये भी ऋणायन होगा। तो इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ जाएगा तो B और C बन जाएगा, CB BC जो भी कह सकेंगे। उसके बाद इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ तो A और D बन जाएगा।
जैसे यहाँ पे हमने दिखा। तो बेसिकली बस आपको ये करना है कि इसके धनान को इसके ऋणांक के साथ जोड़ देना है, इसके ऋणांक को इसके धनान के साथ जोड़ देना है। तो ये जो अभिक्रिया हमारे पास आती है इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि हमें जो BaSO4 बना है, ठीक है, इस अभिक्रिया जो BaSO4 बना है, ठीक है, BaSO4 जो है वो सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है। क्या बनाता है? अवक्षेप का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। बात आती है कि अवक्षेप क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी विलयन में कोई ऐसा पदार्थ जो घुल ना पाए उस विलयन में, ठीक है, मतलब लिक्विड में घुल ना पाए, ऊपर तैरता रहता है, बेसिकली उससे कहते हैं अवक्षेप। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध होता है, दूध की जो मलाई होती है, जो क्रीम होता है, वो घुलता नहीं, मलाई ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो हमारा कहलाता है अवक्षेप, ठीक है। इसी तरीके से जब हम चूने और पानी को मिलाते हैं तो ये जो चूने वाला पत्थर होता है पानी में घुलता है, बट पूरी तरह से नहीं घुलता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घुल नहीं पाती, तो हमें उसको छान के अलग करना पड़ता है। जैसे कि आप जब भी दीवार पेंट करने के लिए चूने को पानी में डालते हैं, उबलता है, प्रक्रिया होती है, बट वहाँ पे पूरा चूना नहीं घुल पाता, कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो घुल नहीं पाते, ठीक है। तो उसको हमें छान के अलग करना होता है, फिर हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में भी जो BaSO4 होता है वो वो तैरता रहता है, बेसिकली ये मतलब है, ऊपर मतलब घुल नहीं पाता विलयन में, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे पास एक अवक्षेप का निर्माण करता है, उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप क्या होता है? जैसा पदार्थ जो विलयन में ना घुल पाए, जैसे हमारे पास साड़ी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाता है। तो इसको आपको याद रखना, जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया आएगा तो इस एग्जाम्पल को आपको लिखना है, ठीक। और यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी तो हमने एक ही अभिक्रिया से आपको दोनों चीज़ें समझा दी है। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको अब डिस्कस करेंगे। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम एक लेक्चर और लाएंगे आपके पास जिसमें हम संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ेंगे कि जंग कैसे लगता है, कोई भी खाने पीने वाली पदार्थ जो होती है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, इस तरीके से बात करेंगे। फिर लास्ट में एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। उसके बाद ये आपका जो जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहे, सभी लेक्चर एक एक करके आपके लिए आएंगे। 2-3 लेक्चर और है, उसके बाद चैप्टर खत्म। 6 से 7 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट है। लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन। उसके बाद ये अभिक्रियाओं के प्रकार खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 लेक्चर और उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप, कमेंट में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।